ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं बाहुबली शहाबुद्दीन की, जो एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया। शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। देश की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। अगर बात करें बिहार की, तो शहाबुद्दीन के साथ साथ पप्पू यादव, आनंद मोहन, सूरज भान जैसे बाहुबली नेताओं ने बिहार की राजनीति को खासा प्रभावित किया। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बाहुबलियों का दबदबा कायम है। ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को फिर जेल जाना पड़ेगा। शहाबुद्दीन पर 39 हत्या और अपहरण केस हैं, जिनमें से 38 में से जमानत मिल चुकी है, जबकि 39वां केस राजीव रोशन का है, जो अपने 2 सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था। शहाबुद्दीन पर राजीव रोशन की हत्या का आरोप है। हालांकि शहाबुद्दीन के वकील की दलील है कि राजीव रोशन की हत्या के समय शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन कोर्ट ने माना है कि शहाबुद्दीन भले ही जेल में हो, वो अपनी मर्जी से जब चाहता था बाहर आता जाता था। सिवान के मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है। दरअसल कानून से खेलना बाहुबलियों का पेशा होता है। वो जेल में रहे या जेल के बाहर, गुनाह का खेल खेलना कभी नहीं चूकते। यूपी की सियासत भी काफी हद तक इन बाहुबलियों के रहमो करम पर चलती है। समय बदला, समाज बदला, लेकिन नहीं बदला उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की अपनी हुकूमत का राज। कहा जाता है कि राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से हुई। कल तक जो दबंग और बाहुबली राजनेताओं के संरक्षण में काम करते थे, आज वो बिना किसी मुखौटे के राजनीति में हैं। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में लगभग बीजेपी के 28%, कांग्रेस के 35%, सपा के 31%, आरएलडी के 20% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 30 से 40% उम्मीदवार यूपी विधानसभा चुनाव में ऐसे थे जिनके घोषणा पत्र के मुताबिक वो किसी न किसी आपराधिक मामलों में नामजद थे। उनमें से सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर 15% प्रत्याशी ऐसे थे जिन पर घोर आपराधिक मामले चल रहे थे। राज्य के बाहुबली नेताओं में एक है अतीक अहमद, जिसके खिलाफ हत्याएं, लूट और रंगदारी के करीब 35 मामले दर्ज हैं। इलाहाबाद की नगर पश्चिमी सीट से अतीक 4 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि एक और माफिया धनंजय सिंह 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए थे। इनके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसार कौमी एकता दल से मऊ विधानसभा से विधायक हैं। इन पर बीजेपी विधायक कृष्णानंदन राय की हत्या का आरोप है। समय समय पर इन्हें सपा और बसपा का समर्थन मिलता रहता है। धर्मपाल उर्फ डीपी यादव पर दर्जनों संगीन आरोप हैं। दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा तक फैला है डीपी यादव का साम्राज्य। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इन्हें शराब माफिया कहा जाता था। बेटा विकास तिहाड़ जेल में बंद है। उसे देश के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा हो चुकी है। भदोही से सपा विधायक विजय मिश्रा पर पूर्व मंत्री नंद गोपाल नंदी पर जानलेवा हमले के आरोप हैं। इन माफियाओं ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी आतंक का खूनी खेल खेला है। राजनीति के गलियारे हों या ठेकेदारी, सभी जगह इनकी धमक सुनाई देती है। राजनेताओं के बीच ये ऐसे घुल मिल गए हैं कि आज की राजनीति इनके बिना अधूरी है, जो कि सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो ये वो तमाम बाहुबली हैं जिनको लेकर सवाल उठता है कि इन बाहुबलियों को सियासत की जरूरत है या फिर सियासत को इस तरह के बाहुबलियों की जरूरत है। इधर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में और जो शहाबुद्दीन है, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार अपने आप में टेरर है। कभी शराब के नाम पर टेरर हो जाता है, कभी शहाबुद्दीन जी के नाम पर। बिहार पहले अपने गिरेमान झांक करके देखे ना कि कितने शहाबुद्दीन बिहार सरकार के साथ है। या तो पप्पू यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि ये देखना चाहिए कि बिहार सरकार में कितने ऐसे शहाबुद्दीन की तरह बाहुबली हैं जो सरकार के साथ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम रुख हरीश पांडे जी का करेंगे। हरीश पांडे जी, शहाबुद्दीन की मुश्किलें यहीं पर थमती नजर नहीं आ रही हैं। 2 मामले और हैं जिसमें सरकार की मंशा पर भी सवाल उठेंगे। सुभाष पाठक जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ हैं, वो इस पर हो सकता है कि आपत्ति भी दर्ज कराएं, लेकिन राजदेव रंजन का मामला हो या फिर एक दूसरा मामला हो, इसको लेकर भी नीतीश सरकार पर सवाल नहीं उठेंगे क्या?
हरीश जी। मेरे से अभी पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते में 2 मामले और लंबित हैं। एक तो जहां बेल खारिज हुई है उसी कोर्ट ने एक और बेल के कैंसिलेशन की पिटीशन थी पीड़ित की तरफ से ही, उसमें नोटिस किया है जिसमें शहाबुद्दीन को कन्विक्शन हुआ है। वो मामला कैंसिलेशन पीड़ित ने ही चैलेंज किया। दूसरा अभी हफ्ते 10 दिन पहले जिस दिन मोहम्मद कैफ ने सरेंडर किया था, ठीक उसके अगले दिन ने एक जो पत्रकार राजदेव रंजन थे उनकी पत्नी ने एक मामला दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां कि उन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन और एक कोई आरजेडी के सांसद या वो विधायक या कोई मिनिस्टर हैं, उनका उन्होंने नाम लिया था और उनका एफआईआर में नाम नहीं था, तो उन्होंने उनका नाम दर्ज एफआईआर में लाने के लिए और सुरक्षा के लिए कि ठीक है मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और तीसरा ये जो ट्रायल है इस केस को बिहार से कहीं और शिफ्ट किया जाए, उसके लिए मामला दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लंबे 3-4 पन्ने का ऑर्डर पास करके और उसमें भी बिहार सरकार को नोटिस दिया था और बाकी सब लोगों को भी नोटिस उसमें जारी किया है। ये दोनों मामले भी लंबित हैं। सुभाष पाठक जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट ने अगर नोटिस दिया है तो कोर्ट का जो आदेश का पालन किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। परंतु ये शहाबुद्दीन के केस को इतना लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इसका पटाक्षेप हो गया है लगभग। सरकार वहां जिस प्रकार से काम कर रही थी वहां कानून का राज चल रहा है और वो चलता रहेगा। किसी व्यक्ति का राज या किसी पक्ष का राज वहां नहीं चलता है, ये सभी समझ लें इस चीज को। नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है पूरे देश में जिनके ऊपर उंगली उठाने की कहीं किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं बनती है। वो जो एक मुद्दे पर अपना काम करते हैं, उनका समावेशी विकास, ऐसे बड़ा वर्ग क्षेत्र जो समाज के हैं जिन्हें उनका हक और हुकूक नहीं मिला है, उनके लिए उनकी लड़ाई अनवरत जारी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। बिहार पिछड़ा प्रदेश था, उसको विकास की पटरी पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है उसका नाम है नीतीश कुमार जी। ठीक है, उनके अच्छी बात काम है करने का जो, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं, अब सवाल उठ रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ सूबे को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के कहीं भी एजेंडे उठाए जा के साथ सकते आप हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। परंतु तो सवाल आप ये बताइए किसी कि प्रकार अब शहाबुद्दीन आत्मसमर्पण हो चुका है, सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और किरकिरी जो होनी थी बिहार सरकार की वो भी हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या ये बताइए कि क्या करते हैं कोर्ट का, जिस दिन हाई कोर्ट का 10 सर कोर्ट का स्वागत तो करना ही पड़ेगा, उसी दिन चारा क्या है आपके पास? हम अवमानना करेंगे कोर्ट के आदेशों की, अदालत में अपील करेंगे और अपील किया हमने उसी दिन से, जिस दिन से हुआ था इनका 10 सितंबर को कोर्ट ने आदेश दिया जमानत का, उसी दिन से हम लोग कह रहे थे नहीं हम इसके खिलाफ जाकर के सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि निचली अदालत में पैरवी क्यों ढंग से नहीं की गई, हमारे पास आने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? ये कहना अगर नहीं इसको नसीहत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और आप स्वागत की बात कर रहे हैं पाठक जी, सुभाष पाठक जी, क्या लालू प्रसाद यादव ने स्वागत किया इस फैसले का जो माननीय अदालत ने तो आज दे दिया? नहीं, हम अब उनके अब ये टिप्पणी हमारे नेता, वो गठबंधन के नेता है, उनके टिप्पणी नहीं, उनकी पार्टी अपना वो करेंगे। हम तो अपनी पार्टी की, अपने वहाँ सरकार की बात कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार नहीं। सर आपकी सरकार में लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी आरजेडी शामिल है। नहीं, वो भी टिप्पणी करेंगे, सभी बात करेंगे अपनी अपनी, वो टिप्पणी करेंगे। कोई नाराजगी है क्या? आदेश का पालन सभी को करना है। कोर्ट के आदेश के बाद क्या किसी तरह की कोई नाराजगी है क्या? कोर्ट के आदेश का पालन तो सभी को करना है, सभी को स्वागत करना है, उसमें किसी प्रकार का कोर्ट के आदेश पर कौन टिप्पणी करने वाला है? वही हम कह रहे हैं। गोविंद पंत राजू जी, न्यायालय है। सुभाष पाठक जी जो बात कह रहे हैं कि हम तो पूरी शिद्दत के साथ ऐसे पूरे मामले में लगे हुए थे। अब अभी हरीश पांडे जी ने भी बताया कि शहाबुद्दीन की मुश्किलें अभी यहीं पर थम नहीं रही हैं, 2 मामले और हैं, उसको लेकर भी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस कार्रवाई का स्वागत करेंगे? पाठक जी जिस तरीके से कह रहे हैं। अक्षय, लालू स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे ये तो लालू ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे बिल्कुल साफ दिखता है कि भले ही महागठबंधन की बात हो, लेकिन महागठबंधन में लालू हैं और बाकी के गठबंधन में बाकी के सब हैं। और जब शहाबुद्दीन ने जेल से छूटने के बाद में परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था
नीतीश कुमार को, तो लालू ने उसका भी कहीं खंडन नहीं किया था, उसका भी कहीं विरोध नहीं किया था, कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था। और आज जब वो ये कहता है जेल जाने से पहले कि हम उनको सबक सिखाएंगे या जनता उनको सबक सिखाएगी अगले चुनाव में, तब भी आरजेडी की तरफ से कोई गठबंधन का धर्म निभाते हुए किसी तरह का खंडन अभी तक नहीं आता है। तो साफ दिखता है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो किस तरह का गठबंधन है, और लालू की जो राजनीतिक शैली है, लालू की जो अपराध को संरक्षण देने की शैली रही है, वो इस सरकार में कितनी ज्यादा हावी है ये भी साफ दिखाई देता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आगे जो मामले हैं उनसे और मुश्किलें बढ़ेंगी सरकार की, उनसे और मुश्किलें बढ़ेंगी शहाबुद्दीन की। ये कानूनी मामला हो सकता है, लेकिन जो जनता के बीच में जो इस पूरी घटनाक्रम से जो संदेश गया है वो साफ गया है कि नीतीश कुमार एक बेचारे मुख्यमंत्री हैं वहां पर, और ये बिल्कुल साफ बिहार की जनता के बीच में शहाबुद्दीन के जो यानी ये मैसेज जा चुका है और इस बात को स्वीकारना भी चाहिए। हम मजबूरी जरूर समझते हैं, चाहे वो जेडीयू के प्रवक्ता हो, अगर गठबंधन में शामिल हैं तो गठबंधन का धर्म भी बनता है और उस धर्म के चलते बचाव करना भी चाहिए। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शहाबुद्दीन पर फिर शिकंजा कस गया, उसे जेल जाना होगा, जेल जा भी चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पटना हाईकोर्ट में जमानत पाने में शहाबुद्दीन कामयाब हुआ कैसे। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने दलील दी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्जनों केस पेंडिंग हैं और तमाम मामले संज्ञेय अपराध से जुड़े हैं, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल था, लेकिन जब जमानत मिल रही थी तब क्या आप सो रहे थे? उसकी रिहाई के बाद ही क्यों आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया? साफ है, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये माना कि शहाबुद्दीन के मामले में उससे गुस्ताखी हुई है। सवाल ये है कि शहाबुद्दीन के मामले में ये गुस्ताखी हुई होगी तो किसके इशारे पर? 11 साल बाद 10 सितंबर को जेल से बाहर आते ही शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। एक आदमी के 5 लीडर हो सकते हैं। एक आदमी, एक विचारधारा वाला आदमी 5 विचारधारा के लोगों से डिफरेंट विचारधारा के पीछे काम कर सकता है। फिर हमारा जो विचारधारा है और लालू जी का जो विचारधारा है, लालू उनका अपना अलग विचारधारा है। उनके पार्टी के जो सदस्य हैं उनको उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनको लीडर मानते हैं। हम लोग जो आरजेडी वाले हैं लालू यादव के नेतृत्व में काम करते हैं, लालू यादव को लीडर मानते हैं। अब हम तीसरे चौथे को कहां से लीडर मानने लगे? बाहुबली शहाबुद्दीन जिस आरजेडी का नेता है, उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव नीतीश पर शहाबुद्दीन के बयान को लेकर हुए सवाल पर असहज नजर आए थे। ये आपको क्या तकलीफ क्या हो रहा है? हमको सोना बताइए। आप लोग बहुत पे आपको जी नीतीश और कांग्रेस पार्टी और हमारा महागठबंधन का सरकार है। पार्टी अलग अलग है, नेता अलग अलग है, तो हर सदस्य अपना नेता के प्रति कुछ बोलेगा कि नहीं? अगस्त 2004 में सीवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद के 2 बेटों सतीश और गिरीश को तेजाब में डुबोकर मारा गया था। डबल मर्डर के इस केस में सीवान की जिला कोर्ट से शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले से जुड़े एक और मामले में भी शहाबुद्दीन पर केस चल रहा है, जिसमें मारे गए भाइयों के बड़े भाई को मरवाने का आरोप है। इन मामलों को मिलाकर शहाबुद्दीन के खिलाफ करीब 45 संगीन मामले चल रहे हैं। क्या इसका सच सामने आएगा कि यह हिस्ट्री शीटर जमानत पाने में कामयाब कैसे हो गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया कि किस तरीके से जमानत मिली थी और किस तरीके से एक बार फिर मुश्किलें बढ़ी थी और अब एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई सर्वोच्च अदालत की तरफ से और सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा शहाबुद्दीन को। सभी खास मेहमान बने हुए हैं, हम लोग लखनऊ का करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, फाइनल कॉमेंट में आपसे चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है, बड़े संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या किरकिरी नहीं हुई है नीतीश कुमार की, जिन्हें सुशासन बाबू का कभी तमगा दिया जाता था, और इसके लिए एक बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव हैं, जो अभी आपने बयान भी सुना होगा कि किस तरह से तलखी नजर आ रही थी। उन्होंने भी स्वीकार किया कि शहाबुद्दीन ने गलत क्या कहा था। देखिए अक्षय, आप पानी में जितनी भी लाठी मार लें
पानी अलग नहीं होगा। गठबंधन हमारा इंटैक्ट है। लालू जी ने जो कहा पूरी तरीके से उसका समर्थन है। हर पार्टी का नेता अपने नेता का समर्थन करता है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 3 बातें सिर्फ कह दूं, छोटी छोटी सी हैं। जी जी। नंबर 1, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने की है। सर परसेंटेज अभी हमने दिखाया था, भले ही परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई पार्टी अछूती नहीं है। सुरेंद्र जी तो सुन लीजिए। दूसरी बात, यहाँ अमित जी भी बैठे हुए हैं, गोविंद जी भी बैठे हुए, जो आपने परसेंटेज दिखाया था उनमें राजनीतिक मुकदमे और आपराधिक मुकदमों को थोड़ा अलग करके देखना पड़ेगा। वो एक लंबी बहस का विषय है। यहाँ पर आप अपराधी हैं राजनीति में, और उन अपराधियों को रोकने के लिए जो कांग्रेस ने पहल की थी और राहुल गांधी जी ने जो पहल की थी उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं आज की डेट में कि वहां गठबंधन और किरकिरी, सच्चाई यह है कि संवैधानिक मुखिया नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन की सरकार है, कानून सम्मत और विधि सम्मत सारे काम कर रही है, वो आगे भी करती रहेगी। आपने स्पोरियस जो लीकर की बात की थी, जो शराब की बात की थी कि बिहार में इतने लोग मर गए, तो आप उसमें ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग मरे और महाराष्ट्र में जहां भाजपा सर क्या तुलना की जाएगी? अब माफी चाहूंगा, वक्त हमें इजाजत नहीं देता है इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये तुलना तो नहीं की जा सकती ना कि अगर बिहार में ऐसा होता है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं होता है। ये दलीलें गले नहीं उतरती हैं और ये बात भी स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ये गठबंधन में रहना ना रहना ये आप लोगों पर निर्भर करता है, आप लोगों की सहमति होती है तब। विरोध में मत आइए सर, हम शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने जो शराबबंदी को लेकर कहा, हमने सिर्फ उस बात को कोट किया, सिर्फ उस बात को कोट किया। हम समझ सकते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है बिहार में गठबंधन के लिए और किस तरह की तल्ख टिप्पणियां भी निकलकर सामने आती हैं, ये हम समझ सकते हैं। अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अदालत के, सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद आखिरकार शहाबुद्दीन को आत्मसमर्पण करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिए थे। अदालत के फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने सीवान की अदालत में सरेंडर कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद 10 सितंबर को शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल नीतीश सरकार को भी लेकर उठाए गए हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की लचर पैरवी क्यों की गई थी। अगर पैरवी लचर तरीके से ना की गई होती तो शहाबुद्दीन सलाखों से बाहर ही ना आ पाता। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना है। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।